हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को जो कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा 2018 में आया हुआ है, देख सकते हैं, उसी का पीडीएफ है। और यह वीडियो यूपी पुलिस यह वीडियो यूपी एसआई और वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आपका हिंदी बहुत ही कमज़ोर है फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यदि कमज़ोर नहीं है, आपका हिंदी ठीक है, फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए। तो पहला प्रश्न है, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसका सही उत्तर है शोधन। अमेंडमेंट एक इंग्लिश वर्ड है और बहुत ही आसान वर्ड है। इसको यदि जिसको याद रहेगा वही लगा सकता है। देखिए, जिस क्वेश्चन में हमको लगेगा कि विस्तृत जानकारी देना है, उस क्वेश्चन में जरूर हम विस्तृत जानकारी देंगे। प्रश्न नंबर 2 आ गया, सुरसागर के रचयिता कौन है? तो हिंदी की रचना है सुरसागर। सुरसागर के रचयिता हमारे हो जाएंगे तुलसीदास, सूरदास जी, सॉरी, सूरदास हैं सुरसागर के रचयिता। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है, सूरदास जो द्वारा रचित जो सुरसागर है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। कई बार ये भी आ चुका है, आता है। ये सब ऐसे डेटा हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और सूरदास की रचनाएं 3-4 और जान जाइए। सुरसागर एक है, सुरसागर। दूसरा है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी है। और एक है नल दमयत्री, एक है नल दमयत्री, इसको नोट कर सकते हैं। एक नल दमयत्री, एक है सुरसरावली, एक है सुरसरावली। ये जितने भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी यही आता है और कोई नहीं आता इनकी रचना में, सूरदास की अगर बात करें तो। और यदि बात करें हम जयदेव की, तो इनका महत्वपूर्ण है गीत गोविंद। गीत गोविंद इनकी प्रसिद्ध रचना है जो कि बार बार पूछा जाता है। एक रतिम मंजरी, इन्हीं का रतिम मंजरी। ये है जयदेव की। और एक चीज पूछता है हिंदी में कि मतलब रामायण में कुल कितने कांड हैं? रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं रामायण में। कौन कौन कांड हैं? अब देखिए, यहाँ से मुख्य प्रश्न यही पूछता है कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन है, या सबसे छोटा कांड कौन है, या कौन रामायण का एक कांड नहीं है, यही सब चीज़ें पूछता है। तो सबसे बड़ा कांड की बात करें तो बाल कांड है, बाल कांड। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा किष्किंधा। किष्किंधा 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 कांड जो है सबसे छोटा है। तो देखिए कितनी कम समय में आपको कितनी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। बाल कांड सबसे बड़ा है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है और 7 कांड हैं रामायण में। रामायण में 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा बाल कांड, दूसरा हो जाएगा अयोध्या कांड, तीसरा हो जाएगा अरण्य कांड, चौथा हो जाएगा सुंदर कांड और 5वां हो जाएगा किष्किंधा कांड, 6वां हो जाएगा लंका कांड, 7वां हो जाएगा उत्तर कांड। तो ये सब है रामायण से संबंधित। अब बात कर लेते हैं विद्यापति की। तो विद्यापति का जो है कीर्ति लता हो गया, कीर्ति पताका हो गया।
कृति पताका और एक है पदावली। सुरसरावली से कंफ्यूजन मत कीजिएगा, सुरसरावली सूरदास का है और सूरदास की जितनी रचनाएं हैं ध्यान दीजिएगा उसमें सुर मैक्सिमम जगह लगा होगा। ते है हमारे विद्यापति जी का। एक प्रमुख है उनका चंदर बरदई का, चंदर बरदई, इसको हाईलाइट कीजिएगा स्टार देकर, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ये जितने हैं इसमें सभी 20 बार रिपीट हुए हैं। तो चंदर बरदई का सबसे जो महत्वपूर्ण है पृथ्वीराज रासो। हमको नहीं लग रहा है हिंदी का कोई ऐसा पेपर अभी तक हुआ है जिसमें पूछा न गया हो, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से। चंदर बरदई कौन है? तो पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके समकालीन थे और उनके कवि माने जाते थे। तो उनकी जीवन में जो भी उन्होंने युद्ध किया, उनकी वीरता है, सब कुछ चंदर बरदई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक में विस्तृत लिखे हैं। पृथ्वीराज रासो। कह तो रहे हैं आपके यदि हिंदी बिल्कुल कमजोर है, फिर भी आपके अंदर एक ही वीडियो से कॉन्फिडेंस भर देंगे, क्योंकि 50 प्रश्न है वो भी वीडियो का। इससे आसान ही यूपीएसआई में आता है या यूपीएसआई में इसके ही समतुल्य आता है, और यूपी पुलिस में तो इससे आसान ही आता है। जितने भी पेपर होंगे हिंदी का हमको लग रहा है वीडियो से आसान ही आते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए और पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 आ गया। रीतिकाल के कवि कौन हैं? रीतिकाल के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। रीतिकाल के देखिए कवि कौन कौन है, तो केशव हैं, पद्याकर हैं, भूषण हैं, देव हैं, बिहारी हैं और मतीराम हैं, मतीराम इत्यादि सब जो हैं रीतिकाल के हैं। इनका एक ही अगर लाइन में अगर याद किया जाए एक वाक्य में, तो ऐसे भी याद आप कर सकते थे। देव ने आकर घनानंद के शौकों चीता तक राम राम करते हुए ले गए। यहाँ से राम से मतीराम हो जाएगा, चिंतामणि हो जाएगा, चीता से केशव हो जाएगा, घनानंद से घनानंद हो जाएगा, आकर से पद्याकर हो जाएगा, देव से देव हो जाएगा और एक बचेगा खाली बिहारी को अलग से जोड़ दीजिए। यानी कि एक ही वाक्य में चाहें तो इसको पूरा याद कर सकते हैं। कैसे? देव ने आकर घनानंद के शव को चिता तक ले गए राम राम करते हुए। ये इसका एक ट्रिक है। और हिंदी साहित्य को कई कालखंडों में बांटा गया है। जैसे सबसे पुराना जो है बात करें तो आदिकाल है, आदिकाल सबसे पुराना है। तो उसके बाद आता है भक्ति काल, उसके बाद आता है रीतिकाल, जिसमें भाव को अलंकार को प्राथमिकता दिया गया है रचना में। और उसके बाद आधुनिक काल जो हम लोग जी रहे हैं इस समय, आधुनिक काल। तो 4 कालखंड हैं हिंदी के। आदिकाल सबसे पुराना, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो आदिकाल में सबसे पुराने कवि आते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान कब थे, वो क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कब किस समय थे, उनके समय के जो कवि हैं वो सब आदिकाल में आते हैं, जितने भी बहुत प्राचीन काल की बात होती हैं। अब भक्ति काल की बात करें जो अभी हाल ही में, जैसे कबीर हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, ये सब जिस समय आए थे उसमें भक्ति का बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा था। तो इसलिए ये लोग इस भक्ति काल के तहत गिने जाते हैं। रीतिकाल में क्या हुआ? रीतिकाल में जो है अलंकारों पर जोर दिया गया, भाव पर जोर दिया गया, हिंदी साहित्य में सुधार करने का प्रयास किया गया रीतिकाल में। तो यहाँ से देखिए क्या क्या पूछ सकता है, रीतिकाल के कवि कौन हैं या कौन नहीं है, ये भी पूछ सकता है।
और आधुनिक काल के बारे में। तो हम तीनों चारों बता दे रहे हैं कौन कौन हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारे जो आदिकाल हैं, भक्ति काल पहले लिख लीजिए। भक्ति काल में है कबीरदास, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, नंददास हैं, हरिदास हैं, रहीम, रसखान, ये सब ऐसे हैं। और भी हैं लेकिन इतना महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करें आधुनिक काल की, तो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम आप सुने ही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, अनूप शर्मा, महादेवी वर्मा, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर, ये सब जितने भी हैं आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल का हो गया, भक्ति काल का हो गया, रीति काल का बोले हैं। रीति काल का रिवाइज करना चाहते हैं एक बार और बोल रहे हैं। केशव, चिंतामणि, मतिराम, देव, बिहारी, भूषण, घनानंद, पद्याकर, यही सब पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है अगर रीति काल की बात करें तो। रीति काल का हो गया, केवल आदिकाल। आदिकाल में कौन कौन हैं जो सबसे पुराने कवि हैं या लेखक है जो भी हैं? अब्दुल रहमान, नरपति नाल, चंद्रबरदई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रबरदई, जगनिक, विद्यापति, ये सब आदिकाल के हैं और सभी की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। कुछ रचनाएं ऐसे हैं जिनके लास्ट में जो है रासो शब्द का प्रयोग किया गया है, रासो, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वीराज रासो, जगनिक रासो आदि। तो ये रहे कुछ विस्तृत जानकारियाँ, और एक बार देख लिए हमने वीडियो और हमको सभी याद हो जाता है, ऐसे नहीं याद होगा। 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइज करेंगे, देखेंगे 2-3 बार, तो आपको आपका हिंदी में ये सब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा भर जाएगा। अभी तो आगे व्याकरण जो आते हैं, बार बार आते हैं उस तरह के प्रश्न, उसको आपके दिमाग में सेट कर देंगे एक ही वीडियो से। जो आपके अंदर डर रहता है तमाम चीज़ों का, जैसे अभी आगे वो क्वेश्चन दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ से व्याकरण में पूछता है। ये है रचना एक चंद्र, उसने कहा था, किस लेखक हैं? तो इसका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। ये है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचना जो है गबन है, गोदान है, संभवतः एक कफन भी रचना है इनका। ये सब महत्वपूर्ण है। कुछ सूरीलाल की नहीं पूछता है किसी परीक्षा में, भगवान दास का भी नहीं देखे अभी तक। ये है जगत का अर्थ। ये देखिए प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा, हालांकि समझ में आ रहा है, फिर भी एक कहानी पर आधारित हो, कहानी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए दूसरा पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो 7 है। तो चले आए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर जब हम आएंगे तो उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। और उर्वशी इसलिए पूछता है बार बार क्योंकि इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में। इसलिए महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा का भी एक रचना, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये सब आपको याद रखना है। ये जितने हैं आपको दिख रहे हैं सब आधुनिक काल के कवि हैं। और ये रही कहानियाँ। इस कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिल को छूने वाली कहानी है और अध्यात्म पर जुड़ी है, अध्यात्म से जुड़ी है कहानी। और कहानी क्या है इसको पढ़ के एक बार सुना दे रहे हैं और आप भी पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। नीचे दिए गए
नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने, अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो रही है। अपने प्रियजनों से रहित मतलब अगर न हो तो राज्य किस काम का, जैसे परिवार के बिना, परिवार के सदस्यों के बिना घर किस काम का, उसी तरह यही है कि राज्य में अगर कोई न हो तो वो राज्य किस काम का। प्यारी मनुष्य जाति का सुख जीवन के मंगल का मूल साधन है। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जीवन के मंगल का मूल साधन है। अगर उनको सुख नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होते हैं। धन की पूजा मतलब धन की चाह करने वालों की बात हो रही है यहाँ पर। पराक्रम नहीं प्राप्त होते। चैतन्य आत्मा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, जब मनुष्य के प्रेम हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण, यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है, मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर, तब वही जगत में के सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती हैं और उसमें फल भी लगाती हैं। इस कहानी में देखिए ये चीज़ है कि इसमें एक खेत, मनुष्य के जीवन को या इस जगत को एक खेत रूपी या कह सकते हैं बागवानी के रूप में इसको संदर्भित किया गया है। इसका आंसर बहुत ही आसान होता है, लेकिन लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जल्दी में और पढ़ नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। और एक नंबर से आधा नंबर से लोग फेल हो जाते हैं। तो हिंदी की देखिए कितनी भूमिका है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। किसके रहित राज्य किस काम का, भी आपने पूछा पढ़ा है, किसके रहित राज्य किस काम का, तो आपको दिखा रहे हैं किसके रहित राज्य किस काम का। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। मिल गया आंसर, ते हो जाएगा आपका आंसर, सही आंसर प्रियजनों का। 6वां नंबर हो गया। अब आ जाए 7वें नंबर पर। यहाँ उसी कहानी पर आधारित है। जगत का अर्थ क्या है, तो जगत को संसार से रिलेट किया गया है, ना कि देश से, प्रदेश से, समाज से भी नहीं है, पूरे दुनिया की बात किया है। निष्फल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ होता है। उसी कहानी पर है आधारित है। ये भी देखिए उसी पर है, उसी कहानी पर ये भी आधारित है। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होता है, जीवन को सुखमय बनाना या जीवन को दुखमय बनाना। देखिए जब प्रफुल्लित करने की बात होती है, हरा भरा करने की बात होती है, तो दुखमय आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको काट दीजिए बी का। खेतों की सिंचाई करना, यहाँ पर खेत की बात है ही नहीं, मतलब मनुष्य के जीवन को खेत बताया गया है, ना कि धान गेहूं के खेत की बात यहाँ पर कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और जीवन को संकट में डालने की यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि जब प्रफुल्लित करने की बात हो रही है, हरा भरा करने की बात हो रही है, तो हरा भरा प्रफुल्लित की बात होती है, तो इसका पॉजिटिव होता है। देखिए ऑप्शन दिख रहा है, और सुखमय बनाना, जीवन को सुखमय बनाना। अगर यहाँ पर आप नहीं पढ़े हैं कहानी, फिर भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तभी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रफुल्लित और हरा भरा का मतलब होता है किसी पॉजिटिव चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पर दुखमय तो कभी नहीं होगा, और जीवन को संकट में डालना ये भी नहीं होगा। बचा केवल आपके पास 2 ऑप्शन। और कहानी में थोड़ा भी अपना सेंस लगाएंगे तो खेतों की बात की ही नहीं है, उसमें जीवन की बात किया गया है, आध्यात्म की बात किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। बचेगा केवल एक ऑप्शन। अब आ जाए 10वें प्रश्न पर। दीर्घ स्वर कौन है, एक आता है ह्रस्व स्वर कौन है। तो दीर्घ स्वर में जितनी बड़ी मात्राएं होती हैं सब दीर्घ स्वर में आती हैं, जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सब जो जितने भी हैं ये दीर्घ स्वर आते हैं, जिनके बोलने में हमारे जीभ को ज़्यादा मेहनत लगता है या गहराई से बोलना पड़ता है,
वे सभी दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर बहुत ही इजी है, एक बार और बता दे रहे हैं। जितने भी बड़ी मात्राएं होती हैं, बड़ी मात्रा आपने सुना होगा, बड़ी ई का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, बड़ा ओ का मात्रा, ये सब जितने भी होते हैं सभी दीर्घ हैं। आ भी दीर्घ में आता है। और जितनी भी छोटी हैं, अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, छोटा की बात कर रहे हैं, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। तेरी परीक्षा में पूछता है तो इसका आंसर कौन है, आप दिमाग लगा सकते हैं। तो बड़े में ए है, ए ह्रस्व में आएगा। ग्रह में प्रश्न पर आए। अब देखिए, इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं जो कि व्याकरण से संबंधित है। और व्याकरण हर एक पेपर में आता ही आता है। 50% से 70% व्याकरण ही रहता है। वो भी व्याकरण इतना इजी आते हैं, फिर भी लोग पता नहीं कैसे गलत करते हैं। तो देख सकते हैं इस वीडियो में कितना इजी तरीके से आपको बताएंगे, जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाएगा। यदि बिल्कुल भी आपका अगर हिंदी कमज़ोर है तभी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लगेगा कि आप हिंदी में अब 100 के 100 करके आएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो य, र, ल और व, इन 4 वर्ण को याद कर लीजिएगा। य, र, ल, व। अंतस्थ की बातें आएगा तो इन्हीं को नज़र में लाइएगा अपने, कौन है इसमें से। तो देखेंगे केवल ये है व, बाकी कोई नहीं है। अंतस्थ का टेंशन खत्म। अब आए अल्प प्राण का टेंशन आपका खत्म कर दे रहे हैं। अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण व्यंजन क्या है? एक आता है अल्प प्राण और एक आता है महाप्राण। एक आता है महाप्राण व्यंजन, एक आता है अल्प प्राण व्यंजन, एक आता है महाप्राण व्यंजन। तो दोनों को बताएंगे। इसी क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर देंगे। अब फिर किसी वीडियो को नहीं सर्च करेंगे, मतलब अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। इस तरह के प्रश्नों का आप पिछले पेपरों को उठाकर देख लीजिए, चाहे यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, बीडीओ का हो, लेखपाल का हो, हिंदी का कोई भी पेपर अगर मिल जाए आपको जिसमें इस जितने भी क्वेश्चन अभी हम आगे भी बताएंगे या जो बता रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो मतलब फिर बताइए कमेंट करके। हर एक पेपर में आता है ये सब चीज़ें। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? हमारी जो वर्णमाला होती है क, ख, ग, घ और अंग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि नाच नहीं हो रही है कि आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा ध्यान अपना भी देना पड़ेगा। हम तो अपने तरफ से ट्रिक बताने का प्रयास कर रहे हैं जो भी संभव हो सके आसानी भाषा में। फिर भी आपको भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि नौकरी आपको लेनी है, तैयारी आपको करनी है। मुझको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी नौकरी फिक्स हो चुकी है, मुझे सैलरी मिल रही है। तो देखिए आगे क्या है, च, छ, ज, झ, अब इस तरह से आगे भी समझ सकते हैं। ट, च, क, ख, अंग, च, ठ, अण, ठीक, त, ठ, इस तरह से समझ रहे हैं। तो अल्प प्राण क्या होता है? पहला तीसरा अल्प प्राण है, इसमें भी पहला तीसरा अल्प प्राण है। हाँ भी पहला तीसरा अल्प प्राण है। इस तरह से नीचे तक जाएंगे तो पहला और तीसरा क्या है? अल्प प्राण है। तो बचेंगे क्या हमारे पास? दूसरा और पांचवा, जितने भी है वर्ण में दूसरा पांचवा जो है, जैसे हमने लिखा क, ख, ग, घ, अंग। एक ही लाइन लिखेंगे इस बार समझने के लिए, आपको एक ही लाइन है। तो क, ख, अंग है। इसी तरह तथा न आता है। तो पहला सभी का और तीसरा ये अल्प प्राण है, यही अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। और दूसरा चौथा महाप्राण है, ठीक है। और पांचवा जो लाइन बचती है वो आता है नासिक के में, जैसे अंग, इय, ड, न, म। नासिक के मतलब नाक से का भी उसमें यूज होता है बोलने में, उसको उच्चारण में नाक का भी जब प्रयोग करते हैं तो उसे नासिक के बोलते हैं। इसका एक ट्रिक और बता देते हैं अल्प प्राण और महाप्राण का। क को कैसे लिखते हैं? ऐसे के लिखते हैं। ख को कैसे लिखते हैं? के एच लिखते हैं। ये दूसरा ट्रिक है। तो जब देखिएगा इंग्लिश के बात कर रहे हैं, इसी का जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वर्णमाला का,
तो अगर देखिएगा, अगर सिंगल आ रहा है तो अल्प प्राण में की कोटि में है, अगर ये डबल अक्षर में आ रहा है लेटर में तो समझिए वो महाप्राण है। इसी तरह से देख सकते हैं आप गौ को भी, जी फार गौ और घ फार जी अच, तो यहाँ भी देख रहे हैं घ में जी आ रहा है, मतलब इसमें घ आ रहा ग आ रहा है, तो ये क्या है, महाप्राण है। ये क्या है, अल्प प्राण है। इसी तरह देखेंगे च, ये हो गया च, ठीक। और छ में क्या करेंगे, सी डबल एच, ये हो गया छ, तो ये महाप्राण में आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं, ज हो गया झ, झ में देख रहे हैं यच आ रहा है, जहाँ भी देखेंगे यच उसमें जुड़ जा रहा है उनके उच्चारण के लिए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, अन्यथा अल्प प्राण हो जाएगा। पहला ट्रिक, पहला तीसरा वर्ण अल्प प्राण है, दूसरा चौथा महाप्राण है, पांचवा नासिक हो जाता है। और अगर ये भी नहीं याद कर पा रहे हैं तो बस इंग्लिश का वर्णमाला ध्यान दीजिएगा आप। इंग्लिश का वर्णमाला आप ध्यान देंगे कि मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। के क को के कहते हैं, ख को के अच कहते हैं, ग को जी बोलते हैं और घ को क्या बोलते हैं, जी एच बोलते हैं। तो जो सिंगल आए वो अल्प प्राण है, जिसके साथ एच जुड़ जाए वो क्या है, महाप्राण है, ठीक। तो अल्प प्राण महाप्राण का कन्फ्यूजन आशा करते हैं आपका दूर हो गया होगा। अब आ जाएं घोष वर्ण और अघोष वर्ण। देखिए घोष और सघोष दोनों सेम है, एक होता है घोष, इसी का दूसरा नाम है सघोष, सघोष, एक होता है अघोष। तो होते हैं दो, ये एक अघोष होता है जो परीक्षा की दृष्टि से है, एक होता है सघोष या घोष कह सकते हैं। तो वही वर्णमाला फिर लिखेंगे, क ख ग घ और अंग, क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण हैं हमारे पास। तो पहला और दूसरा अघोष हैं, बाकी तीसरा चौथा पांचवा ये सब सघोष में आते हैं। सघोष बोल सकते हैं या घोष बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना दोष और सदोष, दोनों सेम चीज लगता है, दोष और सदोष। तो उसी तरह ये भी है अघोष, अघोष में पहला दूसरा अघोष है सभी वर्ण के, ऐसा नहीं खाली क ख ग का, नीचे च आ जाएगा, छ आ जाएगा, ज आ जाएगा, इसी तरह से ट आ जाएगा, ठ आ जाएगा, सभी के लिए बात कर रहे हैं। पहला दूसरा अघोष है, बाकी सब सघोष हैं। तो देखिए कौन सा आ रहा है पहला दूसरा में, क पहला मारा है अघोष है, च पहला मारा है अघोष है, ट भी पहला मारा है अघोष है। तो एक कौन आ रहा है, तीसरा मारा है च छ ज, च छ और है ज तीसरा मारा है, हमने बोला है पहला दूसरा अघोष है, बाकी सब घोष हैं। तो जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाए ओष्ठ व्यंजन पर, ओष्ठ वर्ण पर। ये भी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछता है, जैसे कौन से वर्ण कंठ से निकलते हैं, और कंठ ऐसे लिखते हैं, कौन से वर्ण कंठ से निकलते हैं, कौन से तालु से निकलते हैं, कौन से जीभा से निकलते हैं। इस तरह से पूछता है कौन ओठ से निकलते हैं। तो इसको भी एक ट्रिक के साथ इसको बता रहे हैं। देखिए छोटा ओ, बड़ा ओ, अब प वर्ग पूरा, जैसे प, जब वर्ग की बात करेंगे समझना उसकी लाइन की पूरी बात कर रहे हैं। प, फ, ब, भ और म तो नासिक में आ जाएगा, फिर भी इसको याद करेंगे, जान जाइए कि सभी ओठ के श्रेणी में आते हैं। प फ ब भ म, यानी प वर्ग पूरा ओठ से आता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ।
वैसे भी देखेंगे ऊक बोलेंगे तो ओठ खोलना पड़ेगा, बिना ओठ खोले नहीं बोल सकते हैं। ओठ वर्ण का मतलब ये होता है, ये वर्ण वैसे हैं जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो ओठ का प्रयोग होगा ही होगा, इसके बिना आवाज़ नहीं आएगी बाहर, इसलिए इसको ओठ वर्ण बोलते हैं। अब आ जाए कंठ पर, देख सकते हैं कंठ वाले कौन से हैं। ऐसा नहीं है ओठ का पूछा है तो ओठ का ही पूछेगा, कंठ का भी पूछ सकता है। तो क वर्ग पूरा कंठ से है। क वर्ग की बात करें तो क, ख, ग, घ और अंग। ये पूरी वीडियो एक ही वीडियो है 50 क्वेश्चन की, और सभी क्वेश्चन पेपर वाले ही हैं, और एक ही वीडियो में आपका कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर देंगे हम। तो इस तरह से क वर्ग पूरा क ख ग घ अंग जो है कंठ के तहत आते हैं। क ख ग घ अंग क वर्ग पूरा जो है कंठ के तहत आते हैं। ताल की बात करें, ताल में क्या क्या आते हैं, तो एक इसका ट्रिक है छोटा सा। तालु की बात करें तो चटुका जानते हैं, जो चटुकारता करते हैं, मतलब जो तालु चाटते हैं। अभी ने सुना होगा, कई भाषा में लोग बोलते हैं तालु चाटना या चटुकारता करना। तो च वर्ग पूरा आ जाएगा, च फार चटुकारता या चटुकारता या तालु चाटना, यहाँ से च वर्ग पूरा आ जाएगा। च छ ज झ य, ये सब क्या है, च वर्ग पूरा तालु से आ जाएगा। और तालु किसकी चाटी जाती है, जिसका यश रहता है, यश कीर्ति रहती है, उसी का ताल चाटा जाता है। तो यहाँ से यश और य और स भी ताल में आते हैं। और इसको और भी बोलते हैं लोग, चटुकाही भी बोलते हैं। तो छोटा ई और बड़ा ई भी इसी में ले लीजिए, यानी कि य स छोटा ई बड़ा ई, चटुकाही में ई आते हैं तो यहाँ से ई भी इसी में आ जाएगा। और चटुकारता में च वर्ग पूरा आ जाएगा, यानी मतलब च छ ज झ ई य स छोटा ई बड़ा ई जो है ताल के तहत आएगा। इसका एक दो बार रिवीजन करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये रहे कुछ जानकारियाँ। और कंठ में अ भी आ जाता है, अ और अह भी आ जाता है कंठ में। क वर्ग पूरा आता ही है, अ आ जाता है, अह आ जाता है, अह और क वर्ग पूरा आ जाता है हमारा कंठ में। इस तरह से दांत वाला पूछता है, दांत वाले कौन से हैं या दंत कौन से हैं। तो वर्ग पूरा है, तो दांत में यही तो आता है, इसलिए यही तो हो जाएगा। तो थ द ध न, ये सब सभी दंत के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद कौन आएगा 15। यहाँ पर इसको देखिए, पेपर मिलान कीजिए किसी भी पेपर से, देखिए कौन सा ऐसा हिंदी का पेपर अभी तक हुआ है जिसमें ये सब आए नहीं अभी तक। व्याकरण सभी में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 3 तरीके के बनते हैं। एक हो गया हमारा योग ऋण, एक हो जाएगा यौगिक शब्द, और एक हो जाएगा ऋण। ये तीनों का कन्फ्यूजन हम एक ही क्वेश्चन में दूर करेंगे इसी समय। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। यह वीडियो उन लोगों को ध्यान में रख के हम बता रहे हैं जिनका हिंदी बिल्कुल कमज़ोर है, इसलिए इसको बिल्कुल डिटेल से बता रहे हैं। अगर जिसका हिंदी बिल्कुल कमज़ोर है, अगर वह 2-3 बार एक ही वीडियो को देख लेगा, हम नहीं करें हमारे 4 वीडियो को देखिए, केवल हिंदी की बात करें तो हमारे एक वीडियो को देखिए, एक ही वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपका हिंदी का लेवल जो है बहुत ही अप हो जाएगा। आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस भर जाएगा, हो सकता है आप हिंदी में अब सही प्रश्न करके आएंगे सभी। तो योग ऋण की बात करें हम, तो योग ऋण होता क्या पहले समझिए। ऋण पहले समझिए, फिर योग ऋण अपने आप समझ जाएंगे ऋण क्या होता है। ऋण जो है, थोड़ा बढ़िया लिखें ऋण को, ऐसे लिखते हैं ऋण। ऋण शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जिनका अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता, उनका कोई अर्थ ही ना हो, वो ऋण शब्द कहलाते। जैसे पीला है, पीला को अगर ला को अलग कर दें, पी को अलग कर दें, तो आप देखेंगे कि ना ही ला का कोई मतलब दिख रहा है ना कि पी का मतलब दिख रहा है। फिर भी अगर ये मिल रहे हैं तो पीला हो जा रहा है। मतलब ऐसे 2 शब्द, ऐसे शब्द जिनका अगर हम
अलगाव कर दें या संधि विच्छेद कर दें तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं, वही ऋण कहलाते हैं। देखिए पर है, पर का कोई अर्थ है? अगर अलग कर दें तो कोई अर्थ नहीं है। पानी, पानी को ही देख लीजिए, अगर पा को अलग कर दें, नी को अलग कर दें, इनका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। घर का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे कोई भी शब्द दिखे जिसका अगर हम अलगाव कर दें, अगर कोई अर्थ ना निकले, अलगाव करने के बाद की बात कर रहे हैं, तो समझो ऋण है। अगर एक में जुड़ के अगर अर्थ कोई बना रहे हैं ऐसे तो क्या है? ऋण है। अन्यथा अगर अलग हो जा रहे हैं, कुछ अर्थ नहीं है, तो ये सब तरीका इनको पहचानने का। पीला, पी को अलग करें, ला को अलग करें, क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। जलज की वही बात है, जो को अलग कर दें, लौ को अलग कर दें, कोई मतलब नहीं। पर का वही हाल है। लेकिन योग ऋण के यहाँ से क्या होगा? जब आपको दिमाग में अगर बैठ गया ऋण क्या होता है, तो आप यहाँ से तीनों को स्किप कर सकते हैं, बचेगा खाली हमारे पास से एक, जो होगी दूध वाला। अब बता दे रहे हैं कि योग ऋण क्या होता है। योग ऋण ये होता है कि दो शब्द, अलग अलग शब्द मिल के तीसरा शब्द बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं यौगिक शब्द या योग ऋण शब्द। योग ऋण का मतलब होता है कि बनाते तो हैं दो अलग अलग शब्द, दो शब्द अलग अलग मिल के तीसरा शब्द बनाते हैं, लेकिन अर्थ उसका तीसरे शब्द पर जाता है। जैसे यहाँ पर दूध है, एक वाला है, दोनों जोड़ते हैं दूध वाला हो जाएगा। इसका अर्थ कहाँ जा रहा है? यादव पर या अहिर जात पर जा रहा है। इसका अर्थ जा रहा है, नहीं जा रहा है। इस तरह से और कोई व्यवसाय ले सकते हैं। और लंबोदर देख सकते हैं, लंबोदर। यहाँ पर देखेंगे तो एक लंबा वर्ड है, इसमें एक उदर है। उदर मतलब पेट होता है, लंबा मतलब लंबा होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो लंबा उदर हो जाएगा। तो अर्थ कहाँ जा रहा है? गणेश जी पर जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जब दो वर्ड कोई मिल गए, तीसरे जगह उसका मीनिंग पहुँचाए, तो भाव तीसरा जगह पहुँचाते हैं, तो वही योग ऋण होता है। अगर वो तीसरा जगह भाव नहीं पहुँचाते हैं, तो दो अलग अलग शब्द मिलकर जुड़कर बनते हैं, लेकिन तीसरा जगह अर्थ नहीं पहुंचाते हैं, तो यौगिक शब्द होते हैं। और वही तीसरा जगह अर्थ पहुंचाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? योग ऋण हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अब आइए महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महाउत्सव। संधि विच्छेद को डिटेल में दूसरे वीडियो में बताएंगे। हालांकि इसका भी एक तरीका होता है कि आ का मात्रा ओ हो जाता है। जैसे हमने विद्यालय लिखा, विद्यालय, इसका जो है संधि विच्छेद ऐसे करते हैं कि दोनों जो अर्थ हैं, दोनों का कुछ न कुछ मीनिंग निकलता है। जैसे महाउत्सव को ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों का अर्थ निकले। महाउत्सव को देख रहे हैं, अगर दोनों तोड़ेंगे तो दोनों का अर्थ कुछ न कुछ निकले, इसलिए महाउत्सव निकला है। महित कभी होगा नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए परीक्षा में। मही कभी नहीं होगा, यहाँ भी मही कभी नहीं होगा। बचा हमारे पास दो, यहाँ से आप गेस कर सकते थे यदि आप नहीं पढ़े हैं तब। संधि विच्छेद भी बहुत ज़्यादा पूछता है। संधि विच्छेद का थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, कई संधि विच्छेद उस तरह के उसमें आते हैं। दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, तमाम उसमें आते हैं। तो बैलगाड़ी में समास क्या होता है? बैलगाड़ी में समास है, कौन सा समास है? समास होता क्या है वो भी देख लीजिए। समास, पहला चीज समास कितने होते हैं? समास के प्रकार, तो समास 6 होते हैं। समास के प्रकार जो हैं 6 हैं, याद कर लीजिएगा। संज्ञा के पूछेगा तो 5 हैं। अगर क्रमवाई बताएं तो संज्ञा का मतलब 5 प्रकार हैं। सर्वनाम के 6 हैं, समास के भी 6 हैं। कारक अभी बता रहे हैं क्या होते हैं सब। कारक के 8 हैं, विशेषण के 4 हैं। ये सभी पूछे जाते हैं परीक्षा में, मुफ्त के नंबर हैं सभी। विशेषण के 4,
क्रिया के दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्रिया के दो, विशेषण के 4, सर्वनाम के 5, सर्वनाम के देखिए 6, संज्ञा के 5 हैं, सर्वनाम के 6, समास के 6, कारक के 8। तो बैलगाड़ी में समास क्या है? तो द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास हो गया। द्विगु क्या होता है? द्विगु में है जिसमें पहला शब्द या अक्षर संख्या का बोध कराता है, जैसे चौराहा, तो वो द्विगु में आएगा। तिराहा, ये सब द्विगु में आते हैं। द्वंद्व में क्या आएगा? जब दोनों सेम हो, दोनों ही प्रधान हो, जैसे माता पिता, घर द्वार, दिन रात, ये सब क्या है? द्वंद्व हैं। जित बैलगाड़ी द्वंद्व में आएगा, इसका अंतर सही हो जाएगा। आगमन में उपसर्ग क्या होता है? आगमन, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द में पहले जुड़कर। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है निकट, उप मतलब होता है निकट, सर्ग मतलब होता है बदलना। ये निकट जुड़कर किसी शब्द के अर्थ को जब बदलते हैं तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। इसको पहचाने तरीका यह है, उपसर्ग ऑप्शन जो दिया है उसको किसी को भी मान लीजिए और उसको मान के उसको अलग कीजिए इसमें। जैसे अगर आ को माने तो आ को अलग कीजिए, गमन बच रहा है। अ को हटाइए तो आगमन तभी बच रहा है। आ को हटा सकते हैं, मन को हटा सकते हैं, इसी तरह से। तो आ को हटाएंगे, गमन बच रहा है, मतलब उसको हटाने के बाद भी अगर कुछ का उसका कोई अर्थ बच रहा है तो समझिए वही उपसर्ग होगा, दूसरा नहीं होगा। आ गया प्रत्यय। देखिए जिस तरह से उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। तो अब आपको आगे ध्यान देना नहीं जब प्रत्यय की बात करेगा, जब आपको देना ध्यान पीछे, पीछे देखना है उसी तरह के कि किसको हटाने के बाद भी उसका अर्थ कुछ बच रहा है। जैसे यहाँ को हटाएंगे तो रसोई बच रहा है, या को हटाएंगे तो रसो बच रहा है, जिसका रसो कोई मतलब ही नहीं है। और रस आगे को हो जा रहा है, इसको वैसे भी नहीं लेना है, आ तो वैसे भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? या होगा, या नहीं होगा, क्योंकि उसको हटाने के बाद देखना कोई ना कोई अर्थ बचना चाहिए, तभी वो उपसर्ग का प्रत्यय की श्रेणी में आता है। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अभी उसको हम अभी भी अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में संस्कृत का शब्द ही यूज करते हैं। जैसे हो गया क्षेत्र, क्षेत्र जो है सांस्कृतिक शब्द है। इसका हिंदी की बात करें तो इसका खेत होता है हमारी अपनी भाषा में। गधा को गर्धा बोलते हैं, घर को गृह बोलते हैं, इसको इंग्लिश में काऊ, हिंदी में, संस्कृत में गौ बोलते हैं। तद्भव क्या होता है? जिस तरह तत्सम संस्कृत का जो शब्द है उसी तरह का शब्द अभी भी हम हिंदी में यूज करते हैं, अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में उसका इसी तरह यूज करते हैं, तो तत्सम हो जाता है। लेकिन अगर अपनी भाषा में कुछ चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। जैसे तत्सम खेत है, क्षेत्र है, और तद्भव क्या हो जाएगा? खेत। उसी तरह से तत्सम की बात करें, ये तद्भव, तद्भव तत्सम में हो जाएगा यहाँ पर गौ, तद्भव में गाय हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही उत्तर इसका क्या होगा? जीव होगा, क्योंकि इसका संस्कृत में जीभा होती हैं। देशज विदेशज, ऐसे शब्द जिनका कोई अस्तित्व का पता न हो, कहाँ से आए हैं, फिर भी हम इनको मानते हैं अपने ही देश के हैं, उसका कोई स्रोत नहीं दिखाई देता, उसको देशज मान लेते हैं। जिनका स्रोत दिखाई देता है वो विदेशज जिनको मान लेते हैं, क्योंकि भारत में बहुत से विदेशी लोग आए, फारसी, अंग्रेजी तमाम लोग आए हैं। तो इंग्लिश वर्ड कहीं भी दिखे आप और पूछे आपको कि मतलब देशज कौन, विदेशज कौन है, तो इंग्लिश वाला जो भी होगा उसको घुमा देना, वही सही हो जाएगा।
इस तरह से आपको देशज यहाँ पर देख सकते हैं। तो 20-30 शब्द ऐसे होते हैं जिनको आपको याद करना होगा, तब आपका ये सही होगा क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा, देशज। देशज क्या समझाता हूँ, इसका गोबर है। कौन सा शब्द विदेशज है, देखिए हमने कहा है जब फ्रांसीसी हो गए, फारसी हो गए, अंग्रेजी हो गए, उर्दू हो गए, ये सब क्या हैं, सभी विदेशज हैं। सब विदेश से आए हुए शब्द को विदेशज कहते हैं। जो भी विदेशी लोग आए भारत में रहे, अपना बोलचाल के जो भी अपना यहाँ पर बोले चाले कुछ शब्द यहाँ छोड़ गए, उसी को विदेशज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे टिकट इंग्लिश वर्ड है, टिकट हमारा हो जाएगा विदेशज सही। संज्ञा, संज्ञा आ गया। संज्ञा शब्द कितने, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। व्यक्तिगत संज्ञा, भाववाच्य संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा इत्यादि होते हैं। तो संज्ञा इसमें से कौन हो जाएगा, सभा संज्ञा है। और हरा पतला ये सब विशेषण के तहत आ रहे हैं, किसी ने कोई न कोई विशेषता बता रहे हैं। जैसे मेरा पेन हरा है या मैं पतला हूँ, विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा विशेषता नहीं किसी बताती हैं। संज्ञा किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को का वो नाम होता है, संज्ञा और कुछ नहीं होता है। जैसे घर हो गया, घर क्या है, संज्ञा है। घड़ी क्या है, संज्ञा है। नदी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा 5 होता है, सर्वनाम 6 होता है। सर्वनाम, सर्वनाम भी कुछ नहीं होता है, संज्ञा के लिए भी यूज होता है सर्वनाम। जैसे कोई भी कहानी आप पढ़ते हैं, सर्वनाम को देखिए आपको दिमाग में कैसे सेट कर रहे हैं। कोई भी आप कहानी जब पढ़ते हैं तो कहानी में देखेंगे जैसे मोहन, मोहन की कहानी है। अब बार बार हम कहानी में मोहन शब्द लाएं जब जहाँ जहाँ जरूरत हो, तो आपको थोड़ा सा कहानी बेकार लगेगी। इसीलिए मोहन की जगह पर हम वह का यूज करते हैं। वह गया, वह आया उसके पिता, न कि मोहन के पिता। मोहन का अगर ज़्यादा बार प्रयोग कर देंगे तो कहानी में खाली मोहन दिखाई देगा चारों ओर, इसलिए वह का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह कोई शेर की कहानी है और उस कहानी में बार बार शेर का यूज करेंगे, शेर ने उसको दौड़ाया, शेर सो गया, शेर ऐसे हो गया, तो भी कहानी बेकार लगेगी। इसलिए किसी भी नाउन के लिए जो प्रयोग होता है वर्ड, वो सर्वनाम होता है। तो कौन सर्वनाम के तहत आता है, सफाई तो होगा नहीं सर्वनाम। सफाई किसी का नाम है नहीं है, रोग भी किसी का नाम नहीं है, नींद भी नहीं है। कौन है मतलब कौन आ रहा है, मतलब वो आए हैं, ये सब। विशेषण, विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताता है। जैसे पेन एक संज्ञा है, तीसरा रहेगा काला पेन, है ना, नीला पेन या छोटा पेन, तमाम आ जाएगा। तो विशेषता इसमें कौन हो जाएगा, घबराहट, कठोरता एक भाव है, उचित विशेषण हो जाएगा। उचित मूल्य कहते हैं ना, अनुचित औचित। 27वां प्रश्न, इसको थोड़ा भागा के लिए चलें क्या, वीडियो बड़ा होने का चांस है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया ये होती है जब करता कोई क्रिया स्वयं न करके किसी दूसरे से कराने का प्रयास करता है या कराता है, तभी वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पढ़ना क्या है, अपनी क्रिया है, लेकिन पढ़वाना क्या है, जैसे मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, तो ये क्या है, प्रेरणार्थक है। उठना क्या है, क्रिया है, उठवाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसमें थोड़ा सा पहचाना आपके लिए कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इसका सही ऑप्शन इस तरह से होना चाहिए था, गिरवाना। भेजना समझ रहे हैं ना, भेजवाना, ये सब प्रेरणार्थक में आते हैं। तो करवाने के जहाँ भी बोध हो, नहवाना, नहाना नहीं नहवाना, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक हैं। तो इसके अनुसार आप इसको चूज कर सकते हैं। लग तो रहा है कोई नहीं, फिर भी अपने अनुसार कोई भी चूज किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर। तो
तो प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ से आप समझ जाएंगे। इसका सही उत्तर लग रहा है सी होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन में है, क्योंकि गिरवाना हो गया, भिजवाना हो गया, पढ़वाना हो गया, उठवाना हो गया, इस तरह के वर्ड मिलते हैं इसके लिए। अव्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में यूज होते हैं, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, ना क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कोई भी संज्ञा हो उसके साथ उसी रूप में यूज होते हैं। तो इसका हो जाएगा ठीक, जैसे तैसे, तभी, यदि, ये सब अव्यय होते हैं जो कि हर जगह इसी रूप में यूज होते हैं। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? पक्षी का विहग हो जाता है। भूधर पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा। जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का हो जाएगा सरल। कठिन तो उसी का पर्यायवाची है। विलोम की बात करें सरल होगा, इसका टेढ़ा सीधा हो जाएगा। जो दो देने योग्य शब्द देने योग्य है उसके लिए क्या होता है? दे होता है, दे कहा जाता है। पे मतलब पीने योग्य। दान, दिया गया दान। सही उत्तर भी। दिन दिन आपने सुना होगा, इस दिन के बारे में जाना सुना होगा, इसके बारे में नहीं सुने होंगे। इसका मतलब होता है गरीब। दिन मतलब दिवस हो गया, इसका मतलब गरीब हो गया। यह सही उत्तर यही है। 33 का कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेक अर्थ है इसका है। अंबर मिस आकाश होता है, अंबर मिस कपड़ा भी होता है जो हम ढकते हैं शरीर को। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। जैसे पूज्य, पूज्य क्या होगा? परीक्षण क्या शुद्ध की बात है? परीक्षा शुद्ध है, क्योंकि परीक्षा आप देखे होंगे इसी तरह परीक्षा लिखते हैं। अब परीक्षण ऐसे होता है। पूज्य में भी बड़ा ऊ का मात्रा रहता है, प्राण में अड़ा रहता है। सही उत्तर डी। से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसको भी पहचानने का तरीका है। मैक्सिमम शब्द ऐसे पहचाने में जा सकते हैं, उसको वर्ड को यूज करके देखिए। जैसे कौन सी घटना हुई, कौन सी आ रहा है ना, तो घटना स्त्रीलिंग में आ जाएगा। कौन सा क्षेत्र, यहाँ सा आ रहा है। नहीं, हम ये नहीं कभी कहते हैं कौन सी क्षेत्र है, कौन सी रीति है, यहाँ भी सी का यूज करते हैं, ये भी नहीं हो सकता पुल्लिंग। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है क्षेत्र, स्त्रीलिंग। गरिमा, गरिमा देख रहे हैं स्त्री में आ रहा है, स्त्रीलिंग में। आपकी गरिमा, आपकी गरिमा। सदैव बहुवचन में यूज होने वाले शब्द कौन है? दर्शन, साधु, प्राण, आंसू, ये सब बहुवचन वाले शब्द हैं। चाकू। भूतकाल का उदाहरण कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भूतकाल में था रहता है, था एक ही में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है। भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य आपको दिमाग में ऐसे आपको सेट करेंगे कि कभी भूल नहीं पाएंगे। सोकर उठेंगे तो ये बता देंगे भाववाच्य क्या होता है। जिस वाक्य में ना का प्रयोग किया जाएगा, जैसे नहीं, जैसे मुझे उठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे घुमा नहीं जाता, ये सब भाववाच्य होते हैं। ना जरूर रहेगा, नेगेटिव वर्ड हमेशा ही भी आता है। कौन सा वाक्य कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? अब ये मिश्र वाक्य क्या होते हैं, एक संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? दो वर्ड आते हैं, आपको देखा जाए दोनों प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? देखिए संयुक्त वाक्य मतलब होता है दोनों वाक्य की समानता अगर देखा जाए तो दोनों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं।
दोनों में, मिश्र वाक्य में भी संयुक्त वाक्य में भी है। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों वाक्य उपवाक्य। जैसे दो वाक्य, एक वाक्य है पूरा, इसमें दो पार्ट हैं, ये उपवाक्य हो गया, ये भी उपवाक्य हो गया, लेकिन दोनों प्रधान रहते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं रहता है। जब किसी वाक्य में कोई भी उपवाक्य किसी पर निर्भर नहीं रहता है, वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। अब मिश्र वाक्य क्या होता है, इसमें एक दूसरे निर्भर रहते हैं, एक प्रधान होगा दूसरा उस पर निर्भर होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे मिश्र वाक्य में, तो यही एक सही है। जब सवेरा हुआ तब लोग बाहर आए, मतलब अगर सवेरा नहीं हुआ था तो बाहर नहीं आए थे। तो यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएगा, सही उत्तर। देखिए एक दूसरे पर निर्भर है, एक प्रधान है दूसरा उस पर आश्रित है। जब एक प्रधान दूसरा उस पर आश्रित है तो मिश्र वाक्य हो गया। अगर कोई किसी पर आश्रित नहीं है तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य भी पूछता है। जैसे संयुक्त वाक्य के एक उदाहरण ले लें हम, तो संयुक्त वाक्य में क्या है, जैसे मैं स्कूल गया वहाँ से किताब लाया। इसमें कोई किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन एक ऐसे है, पुलिस को जैसे ही चोर ने देखा भाग गया, मतलब निर्भर है, जैसे ही देखा तैसे ही भागा। मैंने विद्यालय जाना है, इसमें अशुद्ध क्या है। तीसरा बहुत ही इजी प्रश्न है, हम किसी को नहीं बोलते हैं मैंने पढ़ने जाना है, मैंने खाना है, कहते मुझे खाना है, या मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस पर यही सही है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्न चिन्ह देखते हैं, क्वेश्चन मार्क, जहाँ भी प्रश्न पूछा रहता है ऐसे लग जाता है। ये है एक्सक्लेमेटरी, जैसे काश हम भी पुलिस रहते हैं, काश हम भी नौकरी वाले रहते हैं, काश भगवान हमारी सुन लेते हैं, हे भगवान आपके साथ क्या होगा। सभी के सामने, वर्ड के सामने ये प्रयोग होता है, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। इच्छावाचक जिसे बोलते हैं। सेमीकोलन समझ ही रहे हैं, ए फुल स्टॉप, इंग्लिश में ऐसे फुल स्टॉप होता है, बिंदु। आसमान फट जाना, कहते हैं ना हमारे ऊपर आसमान टूट गया है, आसमान फट गया, इसका मतलब अचानक आफत आ पड़ना। चुगली करना तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि चुगली करने कोई आफत थोड़ी उतना बड़ी आती है, असंभव काम करना ये भी नहीं होगा। एक ही वीडियो में देखिए 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। थोड़ा वीडियो बड़ा है लेकिन पूरी डिटेल बताए हैं, तब बड़ा हुआ। हम भी चाहते थे वीडियो को 5 मिनट में 50 क्वेश्चन खत्म कर सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो को थोड़ा बड़ा किए हैं, जिससे एक ही वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, कई वीडियो नहीं खोजना पड़े। स्वावलंबी होने का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना स्वावलंबी हो जाओ, अपने पैर पर खड़े हो जाओ, तो अपने पैर पर खड़े होना इसका सही उत्तर है। पानी फेर देना मतलब ये दूसरा अर्थ है। फूंक पैर रखना, जैसे किसी काम को सावधानी से करना। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए, तो इसका सही उत्तर है लोकोक्ति का, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। ये तो वैसे भी गलत है, पहचाने तरीका है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये सही है। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, भी गलत हो जाएगा। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इसका ये भी अर्थ नहीं है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। लाभ ही लाभ, कहते हैं आपका 5 उंगलियां जो है घी में पड़ गया है, इसका मतलब होता है लाभ ही लाभ। और बाकी इनका कोई तर्क ही नहीं है। इसको लगाने के ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको लगाने के भी तरीका होता है कि कौन कौन ऑप्शन गलत हैं उसको पहचान लीजिए। एक तरीका तो ये होता है, यदि आप तेज तरार हैं तो कौन सही है उसको पहचानिए, और एक तरीका ये भी होता है कि कौन गलत है वो भी पहचानिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं गलत पहचानेंगे तभी आपका सही हो जाएगा। जैसे मानिए 2 ऑप्शन हमने गलत कर दिया, बचा ए और ए बचा, तो दोनों में से अगर कोई तुक्का भी मारेंगे तभी आपका 50% क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ए। 49 की बात करें, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद करना क्या कहलाता है, तो व्याख्या अनुवाद होता है। देखिए व्याख्या और अनुवाद दोनों अलग अलग शब्द हैं।
अनुवाद मतलब होता है किसी भी वाक्य का उसी के अनुसार अनुवाद कर देना। और व्याख्या मतलब होता है कि अनुवाद करने के बावजूद अगर आप नहीं, अगला व्यक्ति को आप समझा नहीं पा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और डिटेल बताना, कोई उदाहरण देकर बताना। जैसे संस्कृत में है अहम गच्छामि, और किसी को बताना है तो हम बता देंगे हिंदी में मैं घर जाता हूँ, मान लीजिए। और लेकिन वो तभी नहीं समझ पाया तो उसको कहेंगे अरे यार हम घर जा रहे हैं, ये उदाहरण हमने दिया है। इसको व्याख्या बोलते हैं। व्याख्या मतलब होता है उसको समझाने का प्रयास करना अगले व्यक्ति को। अनुवाद मतलब होता है समझाना। अनुवाद मतलब भी होता है लेकिन इसमें डिटेल नहीं होता है, उदाहरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसा दिया है उसी का ट्रांसलेट कर देना होता है। लेकिन व्याख्या में उदाहरण सहित उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। ये है अंतिम प्रश्न। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका सबसे ट्रिक बढ़िया जान जाइए कि उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के पश्चिम साइड जो है मथुरा पड़ता है, वृंदावन भी पश्चिमी साइड पड़ता है, और पश्चिमी साइड पड़ता है। इसका पश्चिमी हिंदी सबसे इजी है। पहाड़ी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहाड़ी एरिया में नहीं है, पहाड़ी उत्तराखंड में जाएगा, राजस्थानी भी नहीं जाएगा। तो इसको पूरा डिटेल दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल वीडियो बड़ा हो रहा है, 1 घंटे के आसपास हो गया है, और इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा की बात करें तो पश्चिम साइड है यूपी में, यहाँ से याद कर लीजिए इसको। ये वीडियो कैसा लगा देखिए। आगे रीजनिंग का प्रश्न है, अगर आप चाहते हैं रीजनिंग पर भी इसी तरह से इजी तरीके से बताएं वीडियो, कैसे रीजनिंग का क्वेश्चन लगाएंगे, तो फिर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं पेपर जो है वीडियो का ही पेपर है। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यह वीडियो आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस वीडियो में हमने पूरे डिटेल का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर डिटेल जानकारी देना था वहाँ पर हमने दिया है। और आपकी लाइक और कमेंट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो इस तरह का एक सीरीज तैयार करेंगे। और भी यह पूरी वीडियो हिंदी के लिए पहला वीडियो है हमारा, और देखिए वीडियो फिर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।